हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो यहाँ पे मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आज का जो हमारा टारगेट है वो है एमसीक्यू सीरीज़, है ना। इसमें 50 एमसीक्यूज़ रहेंगे, टॉप एमसीक्यूज़ रहेंगे रिगार्डिंग पेपर 1, ठीक है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे यानी ऑल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। यस, सो टॉप 50 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, ठीक है, रहेंगे आज पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जो हमारा क्लास रोज रहता है 2 बजे, ठीक है। इसको आप मिस मत करिएगा। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रिएट करना, ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के थ्योरी एंड एमसी क्लास रहता है 2 बजे और मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास रहता है 8 बजे, ओके। यस, सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप शेयर करो और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यस, सो आर यू रेडी? सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। Yes. So are you ready? Give your thumbs up, then we will begin our today's MCQ class. Good afternoon everyone. So let's begin, then let's get started. So let's start our today's MCQ class. So ये है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If backbenchers are always talking in the classroom, a teacher should, अगर backbenchers मतलब हमेशा बातें करते रहेंगे क्लासरूम में, है ना, पीछे से बातें आ रही हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। तो टीचर को कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको जो वो करते हैं ऐसे करने दो। पुनिश देम, उनको सजा देना है। से आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, उनको बोलना है कि आप आगे वाले बेंच पे बैठो। डी नन ऑफ द अबव, आप आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और फिर आंसर करिए। वेरी गुड। ओनली 30 सेकेंड्स है। जिस क्वेश्चन में मुझे लगे कि नहीं इसको टाइम की जरूरत है उसको मैं टाइम दे दूंगा, ओके। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या? आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच। अगर वो पीछे से बातें करते हैं तो उनको हमें बोलना है, एक टीचर को क्या करना है, उसको बोलना है कि उन स्टूडेंट्स को कि आप आगे आ जाइए और आगे बैठिए फ्रंट बेंचेस पे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड, अगर स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करेंगे आपके रूल्स को तो आपको क्या करना चाहिए? गिव देम प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन, पहले इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना, पहले उनको वार्निंग देना चाहिए। बी आई मेक देम मैटर इजी, आप अपना जो कंटेंट होगा उसको इजी करोगे। से इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल से समझाओगे उनको। ऑल द अबव, आप आंसर करिए। अगर स्टूडेंट्स को मतलब समझ में नहीं आ गया होगा, सॉरी ये है इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो, अगर उनको समझ में नहीं आ गया होगा तो आपको क्या, एक टीचर को क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अबव सारे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर स्टूडेंट को मतलब समझ में नहीं आता होगा तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? उसको थोड़ा सा हिंट देना चाहिए, उसको अपना जो कंटेंट है वो इजी बनाना चाहिए, उसको एग्जाम्पल्स देने चाहिए, ठीक है। हाँ, जो कंटेंट के रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे उनको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़िए। इफ स्टूडेंट्स पास रिमार्क्स ऑन यू व्हाइल यू आर वर्किंग एज अ टीचर यू विल, अगर स्टूडेंट्स आप पे कुछ बोले, ठीक है, आप पे कोई कमेंट पास करें तो आप क्या करना है? पुनिश देम, आपको उनको सजा देना है। एक्सपेल देम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से निकालना है। टेक रिवेंज व्हाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज, आप उनका बदला ले लोगे, ठीक है, जब उनकी आप कॉपीज को चेक करोगे। बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, आप इम्पार्शियल रहोगे, आप बायसेस नहीं दिखाओगे जब आप इवैल्यूएट करोगे। चलो, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, जब इवैल्यूएशन हो जाएगी
तो उस वक्त टीचर को क्या रहना है, इम्पार्शल। उसको ये बदला नहीं लेना है, टू टेक रिवेंज, रिवेंज ने बदला नहीं लेना है, या कॉलेज से नहीं निकालना है, या उनको सज़ा नहीं देना है, ठीक है। सो आपको बायसनेस नहीं दिखानी, आपको इम्पार्शल नहीं रहना है, एज टीचर को इम्पार्शल नहीं रहना है, ठीक है, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज। डिस्कशन यानी कब इफेक्टिव रहेगा क्लासरूम में, इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, अगर डिस्कशन के लिए जो टॉपिक है वो कैसा रहेगा, नॉट इंट्रोड्यूस, अगर वो नहीं बोला गया क्या है, स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, उसको पहले ही बोला गया है ना, ठीक है, डिस्कशन से पहले, रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, उसको लिखा गया है बोर्ड पे बट उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस, पहले ही बोला गया है स्टूडेंट्स को। चलो आप आंसर करिए। तो डिस्कशन क्लास में कब इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा इफेक्टिव कब रहता है, ठीक है, तो जब टॉपिक को क्या किया जाए, आप बताओ। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, इजी ही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस। अगर स्टूडेंट्स को पहले ही बोला जाए कि यानी कल का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन होगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होगा, ठीक है, तो उस पर बोला जाएगा उनको कि यानी आप इस पर प्रिपरेशन करके आइए, तो उस वक्त क्या रहेगा, जो कम्युनिकेशन रहेगी या जो डिस्कशन रहेगी तो वो इफेक्टिव रहेगा। ओके, सो जो डिस्कशन उस वक्त क्लास में होगा, फिर उसके बाद तो वो इफेक्टिव ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। यस, स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन से पहले, मतलब 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर 1 दिन पहले बता दिया जाए, ठीक है, 2 दिन पहले बता दिया जाए, तब वो डिस्कशन इफेक्टिव ज़्यादा रहता है। ओके, चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग एज अ टीचर। इनमें से आपको बताना है कौन सा इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग एज ए टीचर, यानी जब आप टीचर पहली बार होंगे तो आपको एक सक्सेस मिलेगी उसमें। तो यहाँ पे कौन सा फॉलो करता है, इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर कौन सा है, ए स्कॉलरशिप, बी ए कम्युनिकेटिव एबिलिटी, सी ए पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल्स, डी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। आप आंसर करिए, इन्हें से कौन सा है जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंगल फैक्टर है किसमें, जब एज ए बिगिनर होगा टीचर, ठीक है, जब वो टीचिंग अपना स्टार्ट करे, ठीक है, तो उसको मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। मैं थोड़ा और रुकता हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं और 5-10 सेकंड। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिकेटिव एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो जब टीचर में अच्छी कम्युनिकेशन होगी और बच्चों को समझेगा वो, ठीक है, तो ये जो क्षमता होगी, जो एबिलिटी होगी उसमें, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, उसको सक्सेस मिल जाएगी। जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विद रिसर्च इन सोशल साइंसेस। रिसर्च के साथ कौन सा एसोसिएट है, डील कौन सा करता है रिसर्च के साथ सोशल साइंस में, एक कॉजल रिसर्च, बी एम्पिरिकल रिसर्च, सी एक कोरिलेशनल रिसर्च, डी है ऑल द अबव। आप आंसर करिए, कौन सी ऐसी टर्म है जो रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है सोशल साइंस में। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एम्पेरिकल रिसर्च। जो एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जो हमें रियल फील्ड में लेके चलती है, जहाँ से हम रियल एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च में थोड़ा सीखते हैं। इट्स रिसर्च यूजिंग एम्पेरिकल एविडेंस, ये वो रिसर्च है जिसमें हम एम्पेरिकल एविडेंस लेते हैं। इट इज आल्सो वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ये वो एक
मतलब तरीका है ये, वो एक मेथड है जिससे हम नॉलेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं या एक्सपीरियंस के थ्रू। एम्पिरिसिज्म वैल्यू सम रिसर्च मोर देन अदर काइंड्स। एम्पिरिकल एविडेंस कैन बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। जो एम्पिरिकल वैल्यू एम्पिरिसिज्म वैल्यूज होते हैं तो सम रिसर्च मोर देन अदर काइंड्स, यानी इससे भी अच्छे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। बट एम्पिरिकल एविडेंस जो है इसको हम दो तरीक़ों से देखते हैं, तो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली भी, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, टेक्स्ट या इमेज फॉर्म में, ठीक है। तो द डेटा गैदर्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च में भी कंपेयर अगेंस्ट ए थ्योरी और हाइपोथेसिस। सो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं थ्योरी या हाइपोथेसिस के साथ। बट द रिजल्ट्स आर स्टिल बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बट जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे एज ऑन द बेसिस ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। ऐसे कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो फोकस ज़्यादा करता है किस पे, कि नई हाइपोथेसिस नई थ्योरीज को जनरेट करने में। या डिडक्टिव मेथड, बी इंडक्टिव मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। आप सब आंसर करिए। साइंटिफिक मेथड कौन सा फोकस करता है न्यू थ्योरीज को जनरेट करने में या न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करने में। तो इसका आंसर देखते हैं, बी पार्ट इज द इंडक्टिव मेथड ऐसा है। इंडक्टिव मेथड वो मेथड है जो ज़्यादा फोकस करता है किस पे, न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट करने में या न्यू थ्योरी को जनरेट करने में। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज वन दैट टेक्स प्लेस इन। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट एक वो है जो कहाँ पे किया जाता है, रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में, बोथ इन रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी। डी है नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये कहाँ पे किया जाता है ये बताना आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट, रियल वर्ल्ड में इसको देखी जाता है, ठीक है। फील्ड एक्सपेरिमेंट वो है जो किया जाता है रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में नहीं किया जाता है, या दोनों में नहीं, या नेचुरल एनवायरनमेंट में भी नहीं। इसको रियल वर्ल्ड जहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिलती है। ओके, तो चलते क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। इन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चर्स आल्सो स्टडी हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा जाता है कि यानी कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। द कंटेक्स्ट इन विच एक्सपेरिमेंट्स इज कंडक्टेड चेंजेस, यानी एक कंटेक्स्ट देखा जाता है, यानी किस एक्सपेरिमेंट में चेंज आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ ए लेबोरेटरी सेटिंग द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन द फील्ड और द रियल वर्ल्ड। तो लेबोरेटरी सेटिंग को छोड़ के ये जो एक्सपेरिमेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये फील्ड में किया जाता है या रियल वर्ल्ड में किया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड नेसेसरली इंक्लूड। जो साइंटिफिक मेथड है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए लैब एक्सपेरिमेंट्स ऑनली, बी ए कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, सी एनालिसिस फॉर्मुलेशन, डी ऑल द अबव। आप सब आंसर करिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, है ना। साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल द अबव। ओके, लैब एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, साइंटिफिक मेथड के। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिसर्च स्टडी दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, यानी वो रिसर्च स्टडी ज़्यादा टाइम पे होती है, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी, नन ऑफ द अबव। आप आंसर करिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है, ठीक है, ये ज़्यादा देर के लिए हम करते हैं, मतलब इसमें सेम ग्रुप रहता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में सेम ग्रुप रहता है, बट डिफरेंट टाइम्स पे हम करते हैं। ओके, सो इसलिए ये ज़्यादा लॉन्ग पीरियड पे रहता है ना, ज़्यादा टाइम इसको लगता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़िए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट किया है सेंसस एवरी 10 ईयर 10 साल के बाद करता है। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस, जो रिसर्च का मेथड यहाँ पे यूज किया गया वो कौन सा? ए है केस स्टडी, बी है डेवलपमेंटल, सी है सर्वे, डी है एक्सपेरिमेंटल। आप आंसर करिए। वेरी गुड। आपके पास टाइमर लगा हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सर्वे। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस करता है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। तो यहाँ पे जो रिसर्च मेथड यूज किया गया है, ठीक है, तो वो यूज किया जाता है सर्वे। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 12 पे। A researcher spent several years observing social behavior of people in their native habitat. The research method used here is, यानी एक रिसर्चर, एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो रिसर्च करता है, उसने कुछ साल गुजारे हैं कहाँ? उसने ऑब्जर्व किया एक सोशल बिहेवियर अपने हैबिटेट में, यानी जो अपने हैबिटेट था उसका, वहाँ पे जो लोग थे उनका सोशल बिहेवियर उसने ऑब्जर्व किया। द रिसर्च मेथड यूज्ड हियर इज, यहाँ पे कौन सा रिसर्च मेथड यूज हुआ है? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशन स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। चलो आप बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में उसने ऑब्जर्व किया है ना, अपने हैबिटेट में, अपने एनवायरनमेंट में लोगों को सोशल बिहेवियर देखा, तो यहाँ पे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यूज हुई है। ओके, चलते क्वेश्चन 13 पे। Who among the following has stated that people know each other and themselves only through communication? यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये बोला गया है कि लोग आपस में जानते हैं, people know each other and themselves, आपस में वो जानते हैं only through communication के जरिए। हाँ, वो यानी किसने बोला है ये? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नन ऑफ द अबव। यानी किसने बोला है ऐसा कि लोग आपस में जानते हैं, है ना, आपस में वो जानते हैं किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये किसने बोला है ये आपको बताना है। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है उसी ने बोला है ये। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड, देन इट इज टर्म्ड एज, अगर ये एज्यूम किया जाए कि कम्युनिकेशन की कोई शुरुआत या खत्म नहीं होता है, एंड नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मीडिएशन, बी ए प्रोसेस, या इंटरेक्शन, डी ए ट्रांजेक्शन। सब आंसर करिए। वेरी गुड। अगर ये एज्यूम किया जाए कि कम्युनिकेशन की कोई शुरुआत नहीं होती है या कोई एंड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? सो इसका आंसर देखते हैं। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, प्रोसेस उसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़िए। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन के एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको बताने कौन कौन से हैं। ए सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट। बी ए साइन, सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरेक्शन एंड कोरिलेशन। सी ए साइंस, सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेंट। डी ए सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग, पर्पस, आइडियाज, ओपिनियंस, नॉन वर्बल एंड रिएक्शन। सब आंसर करिए। वेरी गुड। एसेंशियल कंपोनेंट्स बताने हैं कम्युनिकेशन के। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट, सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और कंटेक्स्ट जो है, ये सारे जो है कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स है। चलते क्वेश्चन 16 पे। मैसेज कैन ऑनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन, एक मैसेज जो है वो इफेक्टिव कब बन सकती है?
व्हेन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज, जब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज किए गए होंगे. रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, understood by receiver and produces the desired response. They are delivered in interpersonal communication. सब आंसर करिए. Very good. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पांस, यानी जो एक रिसीवर समझेगा, ठीक है, और वहाँ से एक अच्छे से एक रिस्पांस आ जाएगा, तो वो इफेक्टिव एक कम्युनिकेशन बन जाएगी. ठीक है, वो एक इफेक्टिव मैसेज बन जाएगी. ओके, यानी जो अच्छे से समझेंगे और वहाँ से एक अच्छा सा रिस्पांस आ जाएगा. ठीक है, गुड कम्युनिकेशन के साथ वो तो है ही. रिपीट बैक एज प्रूफ अंडरस्टैंडिंग, इन्हें प्रूफ यूज किया जाए. ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपस में होंगे. सो अगर रिसीवर जो मैसेज को अच्छे से समझेगा और वहाँ से एक अच्छे से रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहती है. ओके, चलते हैं क्वेश्चन 17 पे. यूनो द कम्युनिकेशन प्रोसेस, द मैसेज इज कन्वर्टेड टू ए सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है. ए डिकोडिंग, बी एनकोडिंग, सी डिसिफरिंग, डी एक्सपैंडिंग. सब आंसर कर लो. तो देखते हैं इसका आंसर. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. एनकोडिंग उसको बोलते हैं. ठीक है, हाँ, जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी उस वक्त मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म, तो उसको एनकोडिंग कहा जाता है. ठीक है, हाँ. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following term describes the communication between two people that involve sending and receiving of messages? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन दिखाता है. दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, जो इसमें आता है कि इन्हें मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना. ठीक है, ए डिकोडिंग, बी एनकोडिंग, सी ट्रांजेक्शन, डी डायोडिक. आप सब आंसर करिए. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. डायोडिक कहते हैं उसको. ठीक है, डायोडिक मीन्स टू. ठीक है, हाँ, यानी उसमें सेंड भी होती है मैसेज और रिसीव भी होती है मैसेज. ओके, चलते हैं क्वेश्चन 19 पे. पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स आर कंसिडर्ड, यानी वो लोग जो एंगेज रहते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, वो या अपने फीलिंग्स को वो मतलब ओपन रहते हैं उनके लिए. ठीक है, अपने फीलिंग्स को बता देते हैं दूसरों को. ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस बता देते हैं. सो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है. ए एग्रेसिव, बी ए र्यूड, सी ए असर्टिव, डी ए इनकंसिडरेट. चलो, सबों का आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सी पार्ट इज द करेक्ट. असर्टिव उसको बोलते हैं. ओके, असर्टिव. ठीक है, जो ओपन रहते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को वो दिखाते हैं. ओके, फ्रैंक होते हैं वो. देखो इसमें 20 पे. एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू, एनकोडिंग इंपॉर्टेंट किसके लिए है. ठीक है, एनकरेज फीडबैक, फीडबैक के लिए. एलिमिनेट नॉइज, नॉइज को एलिमिनेट करना. सी प्रोड्यूस मैसेजेस, मैसेज को प्रोड्यूस करना. डी एंश्योर डिकोडिंग ऑफ मैसेज. सब आंसर करिए. वेरी गुड. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. प्रोड्यूस मैसेज, यानी एनकोडिंग इंपॉर्टेंट तब है जब हम मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, हाँ, जब मैसेज एक बनती है. ठीक है, चलते क्वेश्चन 21 पे. Which of the following institutions has been working in the direction to develop a virtual technical university in India? यानी ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूट है
जो काम कर रहा है कि वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए इंडिया में, ठीक है। इग्नू, यूजीसी, एनएमई, आईसीटी, एआईसीटीई। एनएमई मीन्स एक तो इग्नू आपको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है। डी है एआईसीटीई। आप आंसर करिए, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा आंसर आएगा इसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो ये करेक्ट आंसर आएगा इसका। ओके, चलते क्वेश्चन 22 पे। The joint initiative of the IITs and IISc to provide e-learning through online web and video courses in many streams, specifically engineering in the country, by providing free online courseware is, यानी एक joint initiative ले लिया है IITs और IISc ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि हम प्रोवाइड कर लेंगे ई लर्निंग थ्रू ऑनलाइन वेब या वीडियो कोर्सेज, यानी ऑनलाइन वो प्रोवाइड कर लेंगे कंटेंट को, ठीक है, क्लासेस को, वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स में, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कोर्सेज में, जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है इंडिया में उनके रिलेटेड, बाय प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सवेयर, एक कोर्स बनाया जाएगा उसके रिलेटेड उनको वो दिया जाएगा, ठीक है। यह नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, यानी आपको बताना है उस इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव कौन सा है। बी एआईसीटी, नीट, सी है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, डी है नन ऑफ द अबव। आप सब आंसर करिए। ऐसा इनिशिएटिव का नाम क्या है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। सो ये एक इनिशिएटिव है जो आईआईटीज और आईआईएससी ने बनाया है, ठीक है। उसमें ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन असाइन्ड द टास्क टू डेवलप ई कंटेंट ऑफ 996 कोर्सेज, यानी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिजाइन के एक टास्क काम टू डेवलप ई कंटेंट, उसमें ई कंटेंट डेवलप करना है 996 कोर्सेज, यानी 996 कोर्सेज के रिलेटेड। तो वो कोर्सेज किसके रिलेटेड होंगे, इंजीनियरिंग, साइंसेज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। आप बताओ कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है, जो इसको लॉन्च करेगी। बहुत अच्छा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी मद्रास जो है ये काम कर रहे हैं, ये इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन 24 पे। व्यू द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू आईसीटी इज बेसिकली डेवलप्ड फॉर व्यू, है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डेवलप किया गया है एनएमईआईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के जरिए। इस बेसिकली डेवलप पर ये किसके लिए डेवलप की गई है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, बी है टेक्निकल ट्रेनिंग, सी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, डी है ऑल द अबव। आप आंसर करिए। वेरी गुड। सो इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ये डेवलप किया गया है। ओके, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। चलते क्वेश्चन 25 पे। वेब 2.0 टूल्स हैव मेड ट्रेडिशनल लर्निंग मोर सोशल एंड पर्सनलाइज्ड, व्हिच आर द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू एज वेब 2.0 टूल्स। वेब 2.0 टूल्स जो है उसने ट्रेडिशनल लर्निंग को सोशल और पर्सनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे आपको बताना वेब 2.0 टूल्स कौन सा है। ब्लॉग्स एंड विकीज, पॉडकास्ट्स एंड मैशअप्स, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिटीज, डी है ऑल द अबव। सब आंसर करिए। टोटल 50 MCQs है आज, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ब्लॉग्स एंड विकीज ये भी है वेब 2.0 टूल्स, पॉडकास्ट एंड मैशअप ये भी है, सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटीज या सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो भी है वेब 2.0 टूल्स। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे।
Which of the following services can help students to access computer files from remote locations from mobile phones? यानी ऐसी कौन सी सर्विस है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कंप्यूटर फाइल्स को एक्सेस करने में फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू मोबाइल फोन, यानी जो देहाती लोग होते हैं वहाँ पे वो मोबाइल फोन से एक्सेस कर पाएंगे। यह फेसबुक भी है, रन से सोनर डी है ट्विटर। आप आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर देखते हैं। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रन ऐसे है कि यहाँ जो देहाती लोग गांव के लोग होते हैं वो भी कंप्यूटर फाइल्स को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे थ्रू मोबाइल फोन्स, ठीक है। उनको ऐसी प्रोवाइड की जाएगी सर्विस, वो रन है सर्विस का नाम। ओके, तो देखते हैं रन क्या है। रन नेटवर्क जो है इसको कहते हैं जियोनी नेटवर्क भी। ये चाइनीज एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है लाइक फेसबुक जो है। इट इज पॉपुलर में कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा यूज करते हैं। इन February 2011 रन मेड ए IPO अनाउंसमेंट दैट इट हैड 160 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स। 2011 में उन्होंने मतलब अपना डेटा बता दिया कि नहीं 160 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है उसके। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन 27 पे। द पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री इज, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है उसके पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ए है IBM, बी है एप्पल, सी है कॉम्पैक्ट, डी है इन्फोसिस। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये इंडस्ट्री है जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिन्होंने बनाया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन 28 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? नॉइज किससे मेजर किया जाता है, किस यूनिट से? ए डेसिबल, बी है हर्ट्स, हर्ट्स से फोन, डी है वाट्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, वाट्स पर स्क्वायर मीटर। सब आंसर करिए। नॉइज को कैसे हम मेजर किया जाता मतलब करते हैं, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट। डेसिबल से हम नॉइज को मेजर करते हैं। ओके, चलते क्वेश्चन 29 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स के साथ कौन सी टर्म एसोसिएट नहीं है, रिलेटेड नहीं है? ए फोकस, बी एपिसेंटर, सी है सेस्मोग्राफ, डी है स्वेल्स। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, स्वेल्स, ठीक है। ऐसे कौन सी टर्म है, ऐसे कौन सा टर्म है जो अर्थक्वेक्स के साथ नहीं थी? वह स्वेल्स। फोकस भी होता है, एपिसेंटर भी होता है, सेस्मोग्राफ जिससे मेजर किया जाता है इसको, अर्थक्वेक को। स्वेल्स जो है ये नहीं है, ठीक है। हाँ, स्वेल्स थोड़ा सा डिफरेंट है ना। सो चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन। टॉलेस्ट ट्रीज जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं? ए है इक्वेटोरियल रीजन, बी है टेम्परेट रीजन, सी है मानसून रीजन, डी है मेडिटेरेनियन रीजन। सब आंसर करिए। कहाँ पे पाए जाते हैं टॉलेस्ट ट्रीज वर्ल्ड में, दुनिया में, ठीक है। चलो अब सब आंसर करिए। वेरी गुड। तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट। इक्वेटोरियल रीजन में ये टॉलेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है ये लोकेटेड है इक्वेटर पे, ठीक है। दैट कवर्स अबाउट 6% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में से 6% इसका है इक्वेटोरियल रीजन का। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन वो बहुत क्लोज है इक्वेटर के।
कहाँ पे है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर्ड एज इक्वेटोरियल रीजन, तभी इसको इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता। अब इक्वेटोरियल रीजन पे यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकल के आ गया, कहाँ पे लोकेटेड है, तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट आर दैट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि वो हॉट एंड ह्यूमिड है, एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है, विच ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, इन्हें पूरे साल में रेनफॉल रहती है। दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट हैज एनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ थिक एंड डेंस ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। तो इन एरिया में, इस इक्वेटोरियल रीजन में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, ठीक है, घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे, तो उन जंगलों को क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। ओके, तो द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इक्वेटोरियल बायोम्स। तो टॉलेस्ट ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल बायोम्स में, ठीक है। द फॉरेस्ट हेयर इज एक्सट्रीमली डेंस, जो फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादा डेंस रहता है, यानी घने जंगल रहते हैं। Therefore, the length of trees is seen to get more sunlight। तो उससे क्या होता है कि यानी ट्रीज जो होते हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा और देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्रीज हाइपेरियन है ना। अगर नाम हम बोलेंगे तो टॉलेस्ट और लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, हाइपेरियन, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। विच इज कोस्टल रेडवुड सिकोया सेम्परवायरन्स एंड इज लोकेटेड समवेयर इन द हार्ट ऑफ रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में। द कोस्ट रेडवुड वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस एटकिंस। तो इसको किसने किया, डिस्कवर क्रिस एटकिंस ने एंड माइकल टेलर ने, दोनों यूएसए के थे। कब किया गया है इसको डिस्कवर, 25 अगस्त 2006 में, एंड इट प्रिसाइज लोकेशन इज केप्ट क्लोजली गार्डेड सेक्रेट टू ट्राई एंड प्रोटेक्टेड। और इसके लोकेशन को मतलब अच्छे से कवर किया गया है, इसकी लोकेशन जो है मतलब सिक्योरिटी रखा गया, सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। ओके, ठीक है। मैं चलते क्वेश्चन 31 पे। बॉग इज ए वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम। बॉग जो है ये एक वेटलैंड है, ठीक है, जिससे पानी कहाँ से आता है, या नियरली वाटर बॉडीज जो उसके नज़दीक है वहाँ से आता है। बी है मेल्टिंग से। सी है रेनफॉल ऑनली। डी है सी ऑनली। आप आंसर करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द रेनफॉल ऑनली। सो बॉग बनता है रेनफॉल से, यानी जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो एक वेटलैंड बन जाता है, तो उसको बॉग कहते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा देखते हैं। बॉग्स आर टाइप ऑफ फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। ये फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं। बॉग इज अ वेटलैंड ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी ग्राउंड दैट एक्यूमुलेट स्पीच डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। बॉग्स रिसीव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ओनली फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन दैट इज रेन। सो रेन की वजह से बॉग बनते हैं, बॉग्स रिसीव करते हैं वाटर रेन से। बॉग्स जो है ये जनरली कूल होते हैं नॉर्दर्न क्लाइमेट्स की वजह से, ठीक है। तो दे ऑफन डेवलप इन पुअरली ड्रेनिंग लैक बेसिन्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स इन द मोस्ट रिसेंट आइस एज। यानी ग्लेशियर्स की वजह से भी बन सकते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड इज अ सीरीज ऑफ बॉग्स इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। यहाँ पे क्वेश्चन और एक बन गया है कि लार्जेस्ट वेटलैंड कहाँ पे है, वो है साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन 32 पे, इसको पढ़िए। विच आर द फॉलोइंग रीजन इज इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स। ज़्यादा अर्थक्वेक्स कहाँ पे आ सकते हैं। ए सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, बी है कोस्टल रीजन, सी है हिमालयन रीजन, डी है इंडियन डेजर्ट। सब आंसर करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर। सी पार्ट हिमालयन रीजन में ये ज़्यादा, हिमालयन रीजन में ज़्यादा अर्थक्वेक का खतरा होता है, ठीक है। हाई रिस्क जोन जो होता है वो है हिमालयन रीजन। ओके, तो ध्यान में रखना। चलते क्वेश्चन 33 पे, इसको पढ़िए। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड इन इंडिया इज, यानी बार बार जो नेचुरल हजार्ड होता है इंडिया में वो कौन सा है।
ए अर्थक्वेक्स, डी है फ्लड्स या लैंडस्लाइड्स, डी है वोल्केनोज। यानी जो नेचुरल हजार्ड है, कुदरती आफत है ना, तो इंडिया में वो रिकरिंग में बार बार जो होती है तो वो कौन सी है, ये आपको बताना है। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, फ्लड्स। ठीक है, सो फ्लड्स जो ये रिकरिंग नेचुरल हजार्ड है इंडिया में जो बार बार आ जाता है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 34। विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लिव्स। ऐसे कौन से नेचुरल हजार्ड है, कुदरती आफत है जो डैमेज, ज्यादा डैमेज करता है प्रॉपर्टी और लिव्स को, ठीक है, लोगों को, और प्रॉपर्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा है। ओके, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो इसका आंसर देखते हैं, थोड़ा सा रखते हैं और सो बी पार्ट जकर हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो ये हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल जो है इसकी वजह से ज्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टीज और लिव्स को। ओके, ध्यान में रखना इसको। चलिए क्वेश्चन 35। द स्लोगन ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड वाज कॉइन्ड फॉर। एक स्लोगन है, एक ट्री हर एक बच्चे के लिए, फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए, वाज कॉइन्ड फॉर, ये किसके लिए रिलेटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, क्या उन्होंने दिया है ये स्लोगन। क्लीन एयर प्रोग्राम, सोशल कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। आप आंसर करिए। वेरी गुड। तो इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है उन्होंने ये स्लोगन दिया है। ओके, चलते क्वेश्चन 36 पे। इसको थोड़ा सा मैं टाइम दे दूंगा। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, मिसिंग नंबर बताना है सीरीज में कौन सा है। 0, 6, 24, 60, 120 यहाँ पे बताना है ना। नोट ऑफ इंटरगेशन दिया गया। एंड 33 एंड 36 इज। चलो सब आंसर करो। थोड़ा समय यहाँ पे आपको समय दे दूंगा, आप अच्छे से सॉल्व करके आंसर करिए। ज़्यादा भी नहीं दे देंगे टाइम, थोड़ा सा ही दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट आपको एग्जाम में भी होता है। अब जो आप टाइम बचा लोगे वो आप मैथमेटिकल या रीजनिंग क्वेश्चंस पे कर लोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का 20 सेकंड में आंसर आता है, कुछ 10 सेकंड्स में, कुछ देख के ही 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। अब वो टाइम आपको बचाना है, वो किस पे स्पेंड करना है, वो आपको करना है डीआई है होगी, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। सो चलते दिखाते हैं इसका आंसर। सो डी पार्ट इज द करेक्ट, 210 आएगा। इसको देखते हैं कैसे। जैसे इसमें 0 to 6 ऐड हुआ है, फिर 6 24 18, उसके बाद यानी गैप देखा गया है 24 के बाद 60 तो उसमें 36, उसके बाद 60 के बाद 120 तो 60। तो ऐसे 120 के बाद क्या है तो वो हम पता करेंगे। ऐसे 0 to 6 है, तो उसके बाद 12 जो हुआ है ऐड है ना, 6 to 18 जो है वो 12 है। उसके बाद 18 to 36 है 18, 36 to 60 है 24 है ना, या 60 to 90 है वो है 30 है ना। तो 6 इसका ऐड किया गया है, या 6 मल्टीप्लाई 2 किया गया है, फिर 6 को मल्टीप्लाई 3 से किया गया है, 6 को मल्टीप्लाई 4, 6 को मल्टीप्लाई 5, यहाँ तक हमें करना है। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे 6 + 6 ओके 12, तो 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 वो 30, तो 30 + 6 वो 36। अब हम इसको 90 + 36 करेंगे है ना, वो कितना आएगा, नहीं 90 + 30, 90 + 30 जब हम करेंगे वो आएगा 210। ओके, सो 90 इसमें से +10 करेंगे वो
हाँ, सो यहाँ से इसका आएगा 90, ये आपको ध्यान में रखिए 90 कैसे आएगा, ठीक है। यानी 24 ऐड हुए हैं, 26 को 60 बन गया, तो उसके बाद 60 को 30 ऐड हुए तो 90। अब 90 ये 120 को 90 ऐड करना है ना, तो वो 210 बन जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो इसी तरह फिर 36 यहाँ पे ऐड हुआ है, 210 को 36 ऐड हुआ, ये 126 ऐड हुआ तो 336 आ गया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा गैप देखना पड़ता है इसमें। ओके, इसको ऐसे भी करते हैं। टर्म 1 जो है 0 1 2 तो 0 आ गया, उसके बाद 6 कैसे आ गया, 3 1 2 3, उसके बाद 2 3 4, एक एक छोड़ना, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करना है तो वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो या ऐसे करें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, माइनस ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 37 पे, इसको पढ़िए। इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL देन काउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मोहन को रिप्रेजेंट किया गया कोड से KMFYL, तो यहाँ पे हम काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप पहले इसको सॉल्व करिए और आंसर करिए। सो इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, AMSLR। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा। हाँ, मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL, है ना। तो देखो K कैसे आ गया है, पहले K है, उसके बाद L आता है, उसके बाद M, ठीक है। ऐसे बीच में एक छोड़ा गया है, M आता है, उसके बाद N, उसके बाद O, ठीक है। इसी तरह F के बाद G आता है और H उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। यानी इससे पहले एक छोड़ के एक लाया गया, इससे पहले एक छोड़ के एक लाया गया। इस तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे C से पहले क्या है, B, B से पहले क्या है, A, तो A आएगा। O से पहले क्या है, N है, N से पहले क्या है, M, है ना, L M N O, तो ऐसे AM, तो यहाँ पे ये पहले ही निकल के आया AM, तो ऐसे इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे, इसको पढ़िए। लेट A मीन्स माइनस, B मीन्स मल्टीप्लाइड बाय X, C मीन्स डिवाइडेड एंड D मीन्स प्लस। द वैल्यू ऑफ 90, D 9, A 29, C 10, B 2 इज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंसर कौन सा आएगा। बट ये जो अल्फाबेट्स है, इनके बदले आपको साइंस यूज करने पड़ेंगे। आप आंसर करिए अच्छे से। वेरी गुड। बहुत अच्छा। 50 क्वेश्चन टोटल है, अभी 12 क्वेश्चन और है, ठीक है। वेरी गुड, आंसर करिए अच्छे से, सॉल्व करके। थोड़ा सा जो हमने टाइम बचा लिया तो हम वो यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में भी जो आप टाइम बचाओगे वो आप मैथमेटिकली रीजनिंग क्वेश्चन पे स्पेंड करोगे, ठीक है। ये ध्यान में रखें। बट वो जो क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगवाना है, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, फिर जो बचेगा वहाँ से टाइम, तो वो आप इनमें मतलब यूज करोगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, 14 आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे 90
प्लस यानी डी के बदले है ना प्लस 9 साइन हमने यूज किया है 29 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। सो हमने डायरेक्ट किया 90 प्लस 9। पहले अगर हम बोडमास रूल यूज करेंगे तो फिर ऐसे निकल के नहीं आता, हमें डायरेक्टली जाना है। हमने यहाँ पे बोडमास रूल यूज किया तो गलत आ गया आंसर, है ना। सो 90 प्लस 9 इसको हमने किया है बोडमास ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन। पहले हमने डिवीजन किया है 29 डिवाइड बाई 10 तो 2.9। उसके बाद ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसके बाद किया है तो इसका मल्टीप्लाई वो 5.8 आता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद एडिशन किया है ना 90 प्लस 9 तो वो 99 बन गया। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है 5.8 तो 93.2। तो ये वाला आंसर नहीं अवेलेबल है, इसमें है कहीं पे नहीं है, तो ये वाला नहीं। तो हमने जब डायरेक्ट इसको किया तो डायरेक्ट करके आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जाता है 90 प्लस 9 99 माइनस 29 डिवाइड बाई 10, है ना। तो 99 माइनस 29 वो 70 बन जाता है। उसको डिवाइड किया गया 10 से तो वो 7 और 7 को मल्टीप्लाई 2 किया गया तो वो 14 बन जाता। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। दोनों तरीकों से हमने किया। तो पहले बोडमास रूल जो है वो फॉलो नहीं करते, उनसे डायरेक्ट रॉन्ग आंसर आ जाता है, 14 आंसर आ जाता है डायरेक्ट जब हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 39 भी इसको पढ़िए। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन इन द कोर्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हटाना है। एग्जामिनर, एग्जामिनी, प्लीडर, क्लाइंट, परसेप्टर, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आएगा। ओके, कस्टमर, पाथ फाइंडर, परसीवर, डिसिपल। तो इसका आंसर देखते हैं, डी पाथ इज द करेक्ट आंसर, डिसिपल। देखो एग्जामिनर होता है कि जो एग्जाम करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है, तो एग्जामिनी आएगा, ठीक है। प्लीडर कौन होता है, एग्जाम नहीं होता वो जो एग्जाम देता है। प्लीडर होता है लायर, नहीं होता लायर, वकील जिसको कहते हैं। तो उसका कौन है, क्लाइंट। क्लाइंट्स जाते हैं वहाँ पे जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में लायर उनको मिलता है, तो प्लीडर उसी को कहते हैं। परसेप्टर होता है जैसे ट्रेनर होता है, ट्यूटर होता है या टीचर होता है, ठीक है। तो टीचर परसेप्टर होता है। तो यहाँ पे टीचर का कौन से होते हैं, डिसिपल, जिसको शागिर्द बोलते हैं। अगर हम देखते हैं डिसिपल को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट जिनको बोलते हैं उनको डिसिपल भी बोलते हैं। तो परसेप्टर टीचर होता है और डिसिपल स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 40 पे, इसको पढ़िए। द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट इज टेकन टू बी ट्रू। अगर स्टेटमेंट होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, ओबीडिएंट है ना, तो ये ट्रू माना जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेटमेंट्स कैन बी क्लेम्ड टू बी ट्रू। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। फर्स्ट है ऑल ओबीडिएंट पर्सन्स आर स्टूडेंट, सारे ओबीडिएंट पर्सन्स क्या स्टूडेंट्स है। सेकंड है ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, सारे स्टूडेंट्स ओबीडिएंट है। थर्ड है सम स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, कुछ स्टूडेंट्स ओबीडिएंट है। फोर्थ है सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसोबीडिएंट, कुछ स्टूडेंट्स डिसोबीडिएंट नहीं है। आपको यहाँ पे कोड में आंसर करना है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ, डी है सेकंड एंड फोर्थ। थोड़ा सा इसको मैं टाइम दे दूंगा आपको, तो आप इसको पढ़िए अच्छे से और आंसर करिए, क्योंकि कोड में आंसर करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो अभी 10 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अभी पेशेंस रखिए, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आप अच्छा कर पाओगे, है ना। वेरी गुड। सो इसका आंसर देखते हैं, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ आएगा, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, कुछ स्टूडेंट्स ओबीडिएंट हो सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसोबीडिएंट, कुछ डिसोबीडिएंट नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे। सम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है वो ओबीडिएंट है ना। ऑल नहीं करेंगे, जब मोस्ट होगा तो सम आ जाएगा, ऑल नहीं है, ठीक है। तो सम, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, कुछ ओबीडिएंट, कुछ डिसोबीडिएंट नहीं, यानी इसमें ज्यादातर क्या है, ओबीडिएंट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 41। एस
ऑब्लिक MIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो इसका मतलब आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है, SMIME। ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, तभी मैंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, आप आंसर करिए। वेरी गुड। SMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ऐसे इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच आर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट किस यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है? असम यूनिवर्सिटी, बी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, डी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। आप सब आंसर कर लो। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अडॉप्ट किया मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को? सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया गया। मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट का मतलब है कि यानी जो देहाती लोग हैं, देहाती स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी एजुकेशन पहुंच जाए, तो दैट इज मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। ओके, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 43 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स हैज बीन डिसबैंड इन 2013। 2013 को किसको मतलब बंद कर दिया गया है? ठीक है, किस काउंसिल को? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी नेशनल एस्टिमेट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। आप आंसर करिए अच्छे से। किस काउंसिल को बंद कर दिया गया है? ठीक है, 2013 में। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज अ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। तो इजी क्वेश्चन था, सबों ने अच्छा आंसर किया है। ठीक है, चलते क्वेश्चन 44 पे, इसको पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी के रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज टास्क्ड विद प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन। It receives plan and non-plan funds from the central government. There it receives funds from state governments in respect of state universities. आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट, इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। यानी जब हम यानी ये रिसीव करते हैं फंड्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए ऐसा नहीं होता है कि ये किसी से फंड रिसीव करे। यानी जैसे स्टेट गवर्नमेंट से रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको फंड मिलता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है रिगार्डिंग यूजीसी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, एक कंडक्ट टीचिंग एंड रिसर्च ऑनली, खाली टीचिंग और रिसर्च करवाते हैं। बी एफिलेट कॉलेजेस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस, सी कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशंस, डी ए प्रमोट रिसर्च ऑनली। आप आंसर करिए, आपका आंसर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। सो अभी
5 क्वेश्चंस बाकी है, जल्दी करेंगे, ठीक है। यस, उसके बाद जिसको नींद करनी है वो नींद करो, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशंस, यानी जो टीचिंग भी करवाते हैं, रिसर्च भी करवाते हैं, एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज करते हैं इंडिया में, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 46 पे, कोड में आंसर करना है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इंडिया का बताना है, ठीक है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। बी है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, so he can be suspended pending an inquiry, there he can be removed for proven misbehaviors or incapacity। सब आंसर करिए, आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसका आंसर करिए। वेरी गुड। सारे PYQs है, जितने भी क्वेश्चंस है PYQs ही है, ठीक है। यस, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन पे मैं आपको थोड़ा सा और टाइमर दे दूंगा, ठीक है। हाँ, चलो इसका आंसर देखते हैं। डी पार्ट, इसका आंसर 1 और 4 है। तो करेक्ट कौन सा है, 1 और 4। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 क्या है, ही कैन बी रिमूव फॉर प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर उसको पता नहीं होगा या मिसबिहेव करता होगा तो उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। बी है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जब प्रेसिडेंट के मतलब दौरान, जब ही होल्ड्स ऑफिस, जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उस वक्त वो ऑफिस संभाल सकता है। ही कैन बी सस्पेंडेड पेंडिंग एंड इंक्वायरी, उसको सस्पेंड डायरेक्ट किया जा सकता, डायरेक्ट सस्पेंड उसको नहीं किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है अगर उसमें मिसबिहेवियर होगा, ओके। चलते क्वेश्चन 47 पे। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस आफ्टर, यानी इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलेजेस की बात की गई, कॉलेजेस में आफ्टर किस कंट्री के बाद में, द यूके, द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आप सब आंसर करिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया में कॉलेजेस में, यानी किस कंट्री के बाद में, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है ये, जब बार बार पूछा गया है, कभी यूनिवर्सिटीज की बात की गई, कभी कॉलेजेस की बात की गई, हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन है, ओके। सो इसका आंसर देखते हैं। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूएसए। यूएसए के बाद पहला नंबर यूएसए का है कि यूएसए में ज़्यादा स्टूडेंट्स है कॉलेज में, उसके बाद आ जाता है इंडिया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 48 पे। द वैल्यू एजुकेशन इनकलकेटिंग स्टूडेंट्स इज, यानी जो वैल्यू एजुकेशन का जो मेन एम है स्टूडेंट्स में क्या होना चाहिए, द मॉरल वैल्यूज, द सोशल वैल्यूज, द पॉलिटिकल वैल्यूज, द इकोनॉमिक वैल्यूज। आप आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। वैल्यू एजुकेशन का एम क्या है कि क्या बच्चों में मतलब वो क्या सीख लेंगे, वो क्या गेन कर लेंगे वैल्यू एजुकेशन से। इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, द मॉरल वैल्यूज। बच्चों में मॉरल्स पैदा होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, चाहे कॉलेज स्टूडेंट होगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट होगा, तो मॉरल वैल्यूज उनमें होनी चाहिए, ओके। चलते क्वेश्चन 49 पे। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यानी रीजनल ऑफिसेज जो है वो आपको बताने कितने हैं यूजीसी के, इंडिया में यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिसेज है वो आपको बताना है। वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर करिए, अगर नहीं पढ़ा तो दिखाते हैं हम कितने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा।
सो इसका आंसर देखते हैं बी पार्ट, यानी 7 रीजनल ऑफिस है यूजीसी के। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में। ठीक है, सो जो ये 1956 एक्ट में इसको लागू किया गया है। ठीक है, कौन सा एम था, कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन आपस में हायर एजुकेशन में देखना। ठीक है, सो ये यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, सो 7 रीजनल सेंटर्स है इसके। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान में रखना। सो कौन कौन सा एक है, दिल्ली, प्यून, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। ठीक है, सो ये 7 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में भी इसका रीजनल ऑफिस है, प्यून, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, www.ugc.ac.in/UGC-regional-offices.aspx। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन 50 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, यानी 1 रुपी नोट जो है उस पे किसका सिग्नेचर होता है, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा। चलो आप आंसर करिए। देखो, इस क्वेश्चन के बाद आप जाइए और सोइए। ठीक है, हाँ, अब सो जाइए। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट इंडिया का। ठीक है, तो उसी का साइन होता है 1 रुपी करेंसी नोट पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये मतलब इसी के रिलेटेड है। सो आप अपना स्कोर बता दीजिए, आपका स्कोर क्या आया है। 50 में से कितने क्वेश्चंस आपको ठीक हो गए हैं। ठीक है, आप स्कोर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वेरी गुड। सो मैक्सिमम का अच्छा हुआ है, जिनका अच्छा नहीं हुआ अभी भी टाइम। आप मतलब जिनको 20, 21, 22 को एग्जाम है, अब उनके लिए टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अब जिनका 1 अक्टूबर को होगा, है ना, 29 सितंबर को, तो आप थोड़ा सा और देखिए कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या हायर एजुकेशन में या आईसीटी में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो अगर आपको कोई इस पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लिखिए ऐड करो हमें, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा रहा आज का जो ये 50 एमसीक्यूज था, तो कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको मैं अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।